एक पुलिस अधिकारी एक खतरनाक कार की जांच करता है जो शहर के हर निवासी को खत्म कर रही है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि इस वाहन में एक दुष्ट आत्मा मौजूद है जो पवित्र स्थानों पर जाने से डरती है। कहानी की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विशाल घाटी के बीच में शुरू होती है, जहां दो साइकिल सवार पीटर और सूजी सड़क पर साइकिल चला रहे होते हैं। एक पुल पर रुकने के बाद सूजी दौड़ जारी रखने का निर्णय लेती है। इस बार उन्हें एक लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है। वे तय करते हैं कि जो भी सुरंग के दूसरी तरफ पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। पीटर इस चुनौती को स्वीकार करता है और दोनों बिना किसी खतरे का अंदाजा लगाए सुरंग में प्रवेश करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक रहस्यमय कार जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है उनकी राह में इंतजार कर रही है। दोनों दोस्त सड़क पर साइकिल चलाते रहते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि एक लिंकन कॉन्टिनेंटल कार उनकी ओर तेजी से आ रही है, जिसे देख सूजी डर जाती है और स्थिति तब और खराब हो जाती है जब वह कार उसके करीब आकर रुक जाती है। पीटर सूजी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे दीवार से सटा देती है और धीरे धीरे उसे एक बड़ी घाटी के किनारे तक धकेल देती है। पीटर डर के मारे चीखता है क्योंकि वह देखता है कि उसकी दोस्त खतरे में है, लेकिन उसके पास समय नहीं है रुकने का, क्योंकि अब घोस्ट कार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। डरा हुआ साइकिल सवार जितनी तेजी से हो सकता है एक पुल की ओर भागता है, लेकिन कार उसे पकड़ लेती है और अपने बम्पर से उसकी साइकिल को धक्का देना शुरू कर देती है। साइकिल सवार किसी तरह खुद को इस घोस्ट वाहन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे भी पुल से धक्का दे देती है। वह नीचे गिरकर एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है। दूसरी ओर पुलिस कप्तान वेड की सुबह शुरू होती है। उसकी प्रेमिका लॉरेन उसे जगाती है और वेड को काम पर जाने के लिए कहती है। वेड चाहता है कि लॉरेन थोड़ी देर और रुके, लेकिन वह मना कर देती है। लॉरेन का कहना है कि वह नहीं चाहती कि वेड की बेटियां उसे उनके साथ देखें। इसके बाद लॉरेन वहां से चली जाती है। इसके बाद वेड अपनी बेटियों लिन और डेबी के कमरे में जाता है ताकि उन्हें स्कूल के लिए तैयार कर सके। इस बीच शहर के एक बाहरी इलाके में जॉन मॉरिस नाम का एक युवा संगीतकार अपने हॉर्न पर अभ्यास कर रहा होता है। तभी वह सड़क के बीच में अमोस और बर्था नाम के एक जोड़े को झगड़ते हुए सुनता है। जॉन देखता है कि अमोस अपनी पत्नी पर हमला कर रहा है। वह तुरंत आगे बढ़कर झगड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब अमोस उसे धमकाता है तो जॉन अपना इरादा बदल देता है और वापस सड़क पर आ जाता है। इसके बाद जॉन एक ऐसी कार की तलाश करता है जो उसे शहर तक ले जा सके। कुछ ही सेकंड में वह दूर से एक वाहन को तेजी से आते हुए देखता है। वह अपने हाथों से इशारा करके कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार अपनी रफ्तार कम नहीं करती और जॉन को लगभग कुचलते हुए निकल जाती है। नाराज होकर जॉन कार के चालक पर चिल्लाना और अपमान करना शुरू कर देता है। तभी कार अचानक रुकती है और पलटकर जॉन की ओर वापस आने लगती है। जल्द ही पता चलता है कि यह वही लिंकन कॉन्टिनेंटल कार है जिसने पहले दो साइकिल सवारों को टक्कर मारी थी। अब जॉन इस खतरनाक कार का अगला शिकार बन जाता है। कार पीछे की ओर मुड़कर जॉन को टक्कर मारती है, जिससे वह जोर से पीछे की ओर गिर जाता है। लेकिन कार यही नहीं रुकती, यह और तेज गति से उसकी ओर बढ़ती है और अपने पहियों से उसे कुचल देती है। यह दुखद दृश्य अमोस देखता है, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। इसके बाद कार तेज रफ्तार से सड़क पर वापस भाग जाती है, मानो उसे और भी कहर बरपाने की जल्दी हो। कार तेजी से वहां से निकल जाती है और वापस कैप्टन वेड के घर के रास्ते पर आ जाती है। इस बीच वेड अपनी बेटियों को मोटरसाइकिल पर स्कूल ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसके कम्युनिकेटर पर एक कॉल आती है। पुलिस के एक सहकर्मी उसे तुरंत अमोस और बेरा के घर जाकर युवा संगीतकार के मामले की जांच करने को कहते हैं। कुछ मिनट बाद वेड घटना स्थल पर पहुंचता है। वहां शेरिफ एवरेट और अन्य पुलिस अधिकारी अमोस और बेरा से पूछताछ कर रहे होते हैं। अमोस बताता है कि उसने कार को देखा था, लेकिन वह उसका मॉडल या लाइसेंस प्लेट नंबर पहचानने में असमर्थ था। वह केवल यह बता सकता है कि कार ग्रे कलर की थी और उसने युवक को 2 बार रौंद दिया था। घटना के अपराधी की पहचान करने के लिए अमोस के पास कोई और जानकारी नहीं थी। शेरिफ एवरेट वेड और बाकी पुलिस टीम को वापस थाने बुलाता है। थाने में शेरिफ सभी पुलिसकर्मियों को आदेश देता है कि वे शहर में रहस्यमय चालक और उसकी घोस्ट कार की तलाश करें। वह नहीं चाहता कि कोई भी अपराधी उसके इलाके में खुलेआम घूमता रहे। पुलिस एजेंट आदेश का पालन करते हैं और घोस्ट कार और उसके चालक के सबूत खोजने के लिए शहर के चारों ओर तलाशी शुरू कर देते हैं। इस बीच लॉरेन स्कूल में छात्रों के साथ शहर में होने वाले मार्च के संगीत कार्यक्रम के लिए रिहर्सल कर रही होती है। रिहर्सल तब बाधित होती है जब स्कूल के प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल लॉरेन को एक छात्र द्वारा बनाई गई उसकी एक ड्राइंग दिखाते हैं। ड्राइंग की सामग्री देखकर प्रिंसिपल चिंतित होते हैं, लेकिन लॉरेन कहती है कि वह बाद में छात्र से इस बारे में बात करेगी। उसी समय कैप्टन वेड अपने सहयोगी ल्यूक के साथ स्कूल पहुंचता है। वह लॉरेन से मिलता है और अपनी बेटियों के बारे में पूछता है कि वे कैसी हैं। लेकिन वेड और लॉरेन के पास ज्यादा समय नहीं होता बात करने का, क्योंकि तभी वेड को अपने कम्युनिकेटर पर एक और कॉल आती है। कॉल में बताया जाता है कि कार के एक और शिकार से जुड़ा एक और रहस्यमय मामला सामने आया है। वेड और ल्यूक तुरंत कॉल का जवाब देते हैं और गॉर्ज नामक स्थान की ओर जाते हैं। वहां पुलिस टीम को उस युवा साइकिल चालक का शव मिलता है जिसे पहले कार ने धक्का देकर घाटी में गिरा दिया था। वहां वेड और ल्यूक शेरिफ से बात करते हैं। शेरिफ बताता है कि मिले सबूतों के अनुसार सूसी अपनी मौत से पहले युवा पीटर के साथ थी। इसी वजह से शेरिफ
शेरिफ को संदेह है कि पीटर ही अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तभी ल्यूक तुरंत इस पर आपत्ति जताता है। वह बताता है कि वह पीटर को जानता है, जो एक चर्च समूह चलाता है। इसके अलावा उसने यह भी दावा किया कि पीटर उसी समय किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए साक्षात्कार देने गया था, इसलिए वह सूसी के साथ नहीं हो सकता। यह सुनने के बाद वेड इस नतीजे पर पहुंचता है कि असली अपराधी पीटर नहीं, बल्कि वही व्यक्ति है जिसने पहले जॉन मॉरिस को मारा था। वेड के तर्क को समझते हुए शेरिफ अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि शहर के सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी जाए, ताकि कोई संदिग्ध कार न तो शहर में प्रवेश कर सके और न ही बाहर जा सके। इसके साथ ही शेरिफ जांच की जिम्मेदारी वेड को सौंपता है। वेड तुरंत एक टीम तैयार करता है और उन्हें शहर के चारों ओर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है, ताकि घोस्ट कार और उसके चालक को पकड़ा जा सके। वेड ने ल्यूक से पूछा कि क्या उसे पीटर के बारे में कोई जानकारी मिली है। ल्यूक ने बताया कि पीटर की मां के अनुसार वह लापता है। ल्यूक को डर है कि पीटर भी रहस्यमय कार का शिकार बन चुका है। इसके बाद वेड ने ल्यूक को पुलिस स्टेशन में हथियार तैयार रखने का आदेश दिया और खुद सबूतों को फिर से देखने में जुट गया। इसी दौरान शेरिफ एवरेट बर्था की गवाही ले रहा था। बर्था ने बताया कि बहस के दौरान उसके पति अमोस ने उस पर फिर से हमला किया। शेरिफ ने बर्था के प्रति सहानुभूति जताई और अमोस को पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद शेरिफ ने बर्था को समझाने की कोशिश की कि वह अमोस को छोड़ दे और एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन बर्था ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और वह अपने बेटे के साथ कार में वापस चली गई, भले ही उसे बार बार अमोस के हमलों का सामना करना पड़े। यह देखकर कि बर्था की मदद करने के उसके प्रयास विफल रहे हैं, शेरिफ इस मामले को छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद वह वेड को बार में आने का निमंत्रण देता है। कप्तान वेड निमंत्रण स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि वह थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि वह अभी भी शहर में हो रहे अपराधों के सुरागों का विश्लेषण कर रहा है। शेरिफ सहमत हो जाता है और बार की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही शेरिफ पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, वह अमोस और बर्था के बीच एक और बहस होते हुए देखता है। अमोस अपनी पत्नी से कहता है कि वह घर चली जाए, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ बार में शराब पीने जा रहा है। बर्था अपने बेटे के साथ घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। उसी समय जब अमोस सड़क पार करके बार की ओर बढ़ता है, लिंकन कॉन्टिनेंटल कार अचानक अपनी हेडलाइट्स चालू कर लेती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है। लेकिन सौभाग्य से अमोस समय रहते मुड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कार रुकती नहीं है और सीधे शेरिफ एवरेट से टकरा जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर शोर सुनकर वेड दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और अपने शेरिफ दोस्त को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ पाता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। अपराधी गुस्से में वहां से भाग जाता है। अब वेड के पास केवल अमोस से यह पूछने का विकल्प बचता है कि वहां क्या हुआ था। वेड अमोस से जवाब मांगता है और अमोस बताता है कि उसने अपराधी को नहीं देखा, लेकिन उसने जिस कार का इस्तेमाल किया था वह वही कार थी जिसने युवा संगीतकार को उसके घर के पास मार डाला था। इस बात की पुष्टि एक और गवाह करती है, जो स्थानीय मूल की एक महिला है, और उसकी गवाही का अनुवाद एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। महिला के अनुसार शहर में हो रहे विनाश का कारण प्राचीन धर्म ग्रंथों में उसके कबीले द्वारा की गई भविष्यवाणी है। वेड इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन उसके शेरिफ दोस्त और शहर के युवाओं का विनाश ये साबित करता है कि वह सही भी हो सकती है। अगले दिन पूरी जांच का जिम्मा संभालने वाले कप्तान ने अपने सहयोगियों को सांत्वना दी और उन्हें अपराधी की तलाश जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद पुलिस अधिकारी सबूतों की तलाश में शहर में घूमते हैं। इसके तुरंत बाद वेड की सहायक उसे पिछली रात के उसके बयान के बारे में बात करने के लिए बुलाती है। वह कहती है कि वह भी स्थानीय भाषा जानती है और बयान के कुछ हिस्सों का अनुवाद सही से नहीं किया गया था। सहायक के अनुसार महिला ने यह भी कहा था कि जब उसने शेरिफ एवरेट को टक्कर मारने वाली कार को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उस वाहन में कोई चालक नहीं था। इस जानकारी ने वेड और ल्यूक को और अधिक उत्सुक बना दिया, लेकिन इससे पहले कि वे इस पर चर्चा कर पाते उन्हें एक और कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि पीटर का शव पुल के नीचे पाया गया है। वेड तुरंत वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन ल्यूक इस खबर से परेशान होकर पुलिस स्टेशन में रहने की अनुमति मांगता है। कप्तान उसकी बात मान लेता है और खुद पीटर के शव की जांच करने के लिए पुल पर जाता है। उसी समय लॉरेन और उसके छात्र रनवे पर होते हैं, जहां संगीत का प्रदर्शन होना है। वे अंतिम रिहर्सल कर रहे होते हैं और वेड द्वारा भेजा गया एक पुलिसकर्मी वहां सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा होता है। हालांकि पुलिसकर्मी ध्यान नहीं देता। जब क्षितिज पर एक रहस्यमय प्रकाश चमकता है, कुछ सेकंड बाद एक बड़ा रेत का तूफान आ जाता है, जो रिहर्सल को रोक देता है और घोड़ों को भड़का देता है। पुलिसकर्मी घबराते हुए सभी को पहाड़ों की ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुद घोड़ों के रास्ते में आ जाता है और घोड़ों से कुचला जाता है। लॉरेन और बाकी समूह बचने के लिए दौड़ते रहते हैं। तभी दूरी में लिंकन कॉन्टिनेंटल दिखाई देता है, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी काउबॉय का एक समूह उनकी मदद के लिए आता है। वे कार को महिलाओं और बच्चों से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच छात्रों में से एक अपनी मां के साथ समूह से अलग हो जाता है और कार उनकी ओर बढ़ने लगती है। दोनों लगभग उछले ही जाने वाले होते हैं, लेकिन काउबॉय में से एक उनके पास आता है और कार का रुख दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इससे महिला और उसका बेटा सुरक्षित बचकर भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि इस कोशिश में कार पलट जाती है और काउबॉय जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद पीछा जारी रहता है। लॉरेन सभी को पहाड़ी की चोटी
चोटी पर एक पुराने कब्रिस्तान की ओर ले जाती है। इस दौरान बाकी काउबॉय कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके वे अपने घोड़ों से गिर जाते हैं और प्रेतग्रस्त कार का शिकार हो जाते हैं। आखिरकार लॉरेन कब्रिस्तान तक पहुंचने में सफल हो जाती है और सभी लोग पेड़ों और कब्र के पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। कार समूह की तरफ बढ़ती है, लेकिन किसी अज्ञात वजह से वह कब्रिस्तान के गेट से अंदर नहीं आ पाती। लॉरेन हिम्मत दिखाते हुए गेट के पास जाती है और कार के ड्राइवर से उसकी पहचान बताने की मांग करती है। वह एक पेड़ की बड़ी डाली उठाकर कार पर फेंकती है और ड्राइवर को कायर कहते हुए उसे चुनौती देती है कि वह कब्रिस्तान के अंदर आकर मुकाबला करे। कार दीवार से टकराती है, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती। इसके बाद कार कब्रिस्तान के चारों ओर घूमने लगती है। उसी समय लॉरेन की टीम की एक सदस्य मार्ज मदद के लिए दौड़ती है और सौभाग्य से वह कार की चपेट में आए बिना सड़क पार करने और दूसरी ओर पहुंचने में सफल हो जाती है और पुलिस की गाड़ी ढूंढ लेती है। वहां पहुंचकर वह कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करती है और पुलिस स्टेशन को पूरी घटना की जानकारी देती है। फोन वेड उठाता है, जो तुरंत कब्रिस्तान की ओर रवाना हो जाता है। वेड कप्तान के रूप में पुलिस को निर्देश देता है कि शहर की सड़कों पर नाकाबंदी बनाए रखें और सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि घोस्ट कार फिर से कब्रिस्तान लौटने की कोशिश करे। इस बीच लॉरेन ड्राइवर को चिढ़ाती और उकसाती रहती है, लेकिन जैसे ही दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है, घोस्ट कार कब्रिस्तान छोड़कर भाग जाता है। वेड की बेटियों सहित वहां मौजूद सभी लोग लॉरेन की हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। थोड़ी देर बाद वेड कब्रिस्तान पहुंचता है और लॉरेन और उसकी बेटियों का हालचाल पूछता है। हालांकि उसे जल्दी ही वहां से निकलना पड़ता है, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन वापस लौटना होता है। रास्ते में वेड को अधिकारी रे का फोन आता है, जो रेगिस्तान की सड़क पर तैनात है और कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देता है। वह दूर से राक्षस जैसी कार को अपनी ओर आते हुए देखता है। रे अपनी बंदूक निकालकर कार की ओर तान लेता है, लेकिन कार की गति बढ़ाने के बजाय वह धीमी होकर सीधे पुलिसकर्मी के सामने रुक जाती है, जैसे उसे चुनौती दे रही हो। रे घबराता नहीं और कार पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद कार अचानक दूसरी दिशा में तेजी से भाग जाती है। रे तुरंत रेडियो पर पूरी घटना की जानकारी देता है। वेड सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश देता है कि कार का पीछा करें। रे भी आदेश का पालन करते हुए कार की तलाश शुरू करता है, लेकिन उसकी गाड़ी लिंकन कॉन्टिनेंटल जितनी तेज नहीं है। कुछ देर बाद रे फिर से कार को एक सड़क पर देखता है जो पहाड़ों की ओर जा रही होती है। वह पीछा जारी रखता है और वेड को बताता है कि वह कार को पकड़ने के करीब है, क्योंकि माउंटेन रोड पर कोई रास्ता नहीं है। जब राक्षस जैसी कार सड़क के अंत में उसका इंतजार करती है और रे को ब्रेक लगाने के लिए मजबूर कर देती है, तब पुलिसकर्मी दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाहन उसे अपने बम्पर से पकड़ लेती है और उसे चट्टान की ओर धकेलने लगती है। पुलिसकर्मी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कार उसे धक्का देती रहती है, जब तक कि कार सड़क से नीचे नहीं गिर जाती और रे की मौत हो जाती है। अब जो कुछ बचा है वह वेड और उसकी 2 पुलिस टीमों का काम है, जो सड़क के बीच में कार और उसके चालक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों वाहन एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाते हैं ताकि कार को आगे बढ़ने से रोक सकें। हालांकि एक अप्रत्याशित चाल में राक्षस कार तेजी से मोड़ लेती है और उनकी ओर लुढ़कने लगती है। पुलिसकर्मी मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार उनके ऊपर पलट जाती है, जिससे दोनों वाहन हवा में उड़ते हैं, लेकिन वे जल्द ही दूसरी ओर सुरक्षित रूप से निकल आते हैं। वेड अपनी मोटरसाइकिल पर घटना स्थल पर पहुंचता है और देखता है कि राक्षस कार सीधे उसकी ओर आ रही है। हालांकि जैसे ही कप्तान अपनी बंदूक का निशाना लगाता है, वाहन धीमा हो जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने रुक जाता है। वेड वाहन पर गोली चलाता है, लेकिन उसके सटीक निशाने के बावजूद गोलियां कार को नहीं लगती हैं। फिर भी वह अपनी बंदूक अपने हाथ में रखता है और वाहन के पास जाता है, जो अचानक अपने चालक की तरफ का दरवाजा खोल देता है। कप्तान फिर यह जांचने जाता है कि अंदर कौन है, लेकिन कार के दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद वेड अस्पताल के बिस्तर पर लॉरेन के बगल में उठता है और उसका इलाज उस डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है जो सूजी का पिता है। वेड लड़की की मौत की घोषणा करता है और राक्षस कार को रोकने का वादा करता है, लेकिन उसे डर है कि वाहन अविनाशी है। कुछ ही समय बाद ल्यूक और चेस उसे देखने आते हैं और वेड उन्हें बताता है कि उसने विंडशील्ड और टायर में 3 गोलियां चलाई, लेकिन किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल वह कुछ भी करने में असमर्थ है। फिर कप्तान लॉरेन से कहता है कि वह आज रात उसकी बेटियों के साथ रहे और चेस से कहता है कि वह उसके साथ घर आए। फिर पुलिसकर्मी लॉरेन को कार में ले जाता है, बिना यह महसूस किए कि सड़क पर पेड़ों के बीच राक्षस कार उन्हें देख रही है। कुछ मिनट बाद चेस लॉरेन को छोड़ देता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों की जांच करने जा रहा है, जिसे लॉरेन भी सहमत हो जाती है और अपने घर की ओर जाती है। लेकिन तेज हवा के कारण कागज का एक टुकड़ा जो वह पकड़ रही थी वह सड़क के बीच में उड़ जाता है। युवती वहां जाती है, लेकिन तेज हवा जारी रहती है और उसे याद आता है कि जब कार ने कब्रिस्तान में उसका पीछा किया था तब भी यही हुआ था। वह जल्दी से घर में जाती है और वेड को फोन करके बताती है कि उसे लग रहा है कि कार अभी भी उसका पीछा कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सच साबित होता है जब राक्षस वाहन लॉरेन को बेहोश करते हुए उसके घर की खिड़की से टकराता है और फिर भाग जाता है। बाद में वेड ल्यूक और चेस के साथ घटनास्थल पर पहुंचता
पहुंचता है और लॉरेन को खोने के गम को रोक नहीं पाते। ल्यूक फिर अपना संदेह स्वीकार करता है कि राक्षस कार पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो सकता है। वेड को लगता है कि यह बकवास है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि यही कारण है कि वाहन कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वह एक पवित्र स्थान था। हालांकि वेड इस संभावना पर संदेह करता है। वेड जानता है कि उसे किसी भी हाल में कार रोकनी होगी, इसलिए वह वापस पुलिस स्टेशन जाता है, सभी बचे हुए अधिकारियों को इकट्ठा करता है और अमोस को उनकी मदद करने के लिए भेजता है ताकि कार को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए अधिक विस्फोटक जुटाए जा सके। सब कुछ तैयार होने के बाद कप्तान अपनी बाइक लेने के लिए गैराज में जाता है, लेकिन उसे अंदर खड़ी राक्षस कार देखकर डर लगता है। वह गेट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बाहर से बंद होते हैं और फिर कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और वेड को घूरती हुई प्रतीत होती है। कप्तान गेट खोलने के लिए एक पेचकस पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, कार उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। फिर कार का इंजन दहाड़ना शुरू कर देता है और हॉर्न बजाता है, जिससे इतनी तेज आवाज होती है कि घर की सभी खिड़कियां टूट जाती हैं। वेड एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कार उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से वह भागने में सफल हो जाता है, वाहन पर चढ़ जाता है और गैराज की खिड़की से बाहर कूद जाता है। वह अपनी मोटरसाइकिल के बगल में उतरता है और फिर हाईवे की ओर निकल जाता है, लेकिन कार गैरेज के गेट से होकर उसकी दिशा में चली जाती है। पीछा शुरू हो जाता है और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेड कार को शहर से बाहर और सड़क पर ले आता है, जो भागने के दौरान रेगिस्तान की ओर जाता है। कप्तान अपने कम्युनिकेटर का उपयोग करके ल्यूक को बताता है कि वह कार को ट्रैप की ओर फुसलाएगा, जैसा कि वे सहमत हुए थे। हालांकि पुलिसकर्मी उसे चेतावनी देता है कि अभी भी बहुत जल्दी है और अमोस अन्य एजेंटों के साथ घाटी में विस्फोटक रखने का काम पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए वेड के पास कार को वहां फुसलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह भागना जारी रखता है। पीछा तेज हो जाता है और भले ही कप्तान अपनी बाइक को सड़क से हटा देता है, राक्षस वाहन उसे लगातार शिकार करना जारी रखती है। कप्तान फिर अपने सहयोगियों के लिए पर्याप्त समय बचाने की कोशिश करता है और जब वह घाटी में पहुंचता है तो वह कार को अंतिम मुकाबले के लिए चुनौती देता है। वाहन चुनौती स्वीकार करती है और वेड की ओर बढ़ती है, जो कार को चकमा देने और घाटी का चक्कर लगाने की पूरी कोशिश करता है। ये देखकर कि वेड खतरे में है, पुलिस विस्फोट के दायरे को बढ़ाने के लिए गोला बारूद के शेष हिस्से को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का फैसला करती है। इस बीच कप्तान एक पहाड़ी पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो जाती है और वह उसे छोड़कर पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वेड चट्टानों पर चढ़ता है और पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार चट्टानों से टकराने लगती है, जिससे एक गुफा बन जाती है। पुलिस ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करती है। इस वजह से कार उसका पीछा करना छोड़ देती है और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ जाती है। वहाँ कुछ और विस्फोटक रखे जाने थे, लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ घोस्ट कार और करीब आ रही है। अंत में पुलिस विस्फोटक रख लेती है और उसे डेटोनेटर से जोड़ देती है ताकि जैसे ही कार आए सब कुछ उड़ा दिया जाए। वेड पहाड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है और ल्यूक उसे बुलाता है ताकि वे दोनों जितनी जल्दी हो सके भाग सकें। हालांकि कप्तान विस्फोट स्थल के पास रहने का फैसला करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार उसके पीछे आए और जाल में फंस जाए। दोनों पुलिसकर्मी पहाड़ के किनारे पर खड़े होकर घोस्ट कार का इंतजार करते हैं, जो उनकी उम्मीद के मुताबिक तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। वेड अंतिम क्षण तक इंतजार करता है और जैसे ही कार उन्हें कुचलने वाली होती है, दोनों पुलिसकर्मी जल्दी से रास्ता बदल लेते हैं। उसी समय कार तेजी से पहाड़ के अंत की ओर बढ़ जाती है। वेड विस्फोटकों को उड़ाने का आदेश देता है। जैसे ही कार चट्टान से गिरने वाली होती है, एक बड़ा धमाका होता है। आग का एक विशाल पर्दा आसमान में फैल जाता है। पुलिसकर्मी आश्चर्य से देखते हैं कि लपटों के बीच से एक डरावनी आकृति उभरती है, लेकिन वह जल्द ही गायब हो जाती है। इस कठिन लड़ाई के बाद पुलिस घाटी की ओर जाती है, जो अब विस्फोट के कारण उड़े पत्थरों से पूरी तरह ढक चुकी है और घोस्ट कार का कोई निशान नहीं दिखता। हालांकि कुछ दिनों बाद लॉस एंजल्स की सड़कों पर एक कार तेजी से दौड़ती है और उसका हॉर्न वही आवाज निकालता है जो वेड ने पहले सुनी थी। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।